वैसे तो मिडल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज है इन सब में यही रेट है भाई, 40 रुपये 45 रुपये लीटर, 50 रुपये लीटर। ईरान में तो 4-5 रुपये लीटर था। खैर वहाँ की तो इतनी क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी फ्यूल की। और हो सकता है सऊदी जब मैं लैंड करूँ तो मुझे वो डिपोर्ट कर दे वहाँ से, क्योंकि मेरे पास वीज़ा नहीं है। सऊदी, जॉर्डन और साइप्रस तीनों में थोड़ा थोड़ा ठंड, थोड़ा नहीं ज़्यादा ठंड फील करनी पड़ेगी। फिर इंडिया जाऊँगा, इंडिया में तो हो ही रही होगी भाई ठंड। चलो भाई चलो, लैंड हो गए हैं सऊदी अरेबिया। एंड भाई एयरपोर्ट तो बिल्कुल ऐसे रेगिस्तान के बीच में बना हुआ है यहाँ रियाद का, मतलब आसपास सारा रेगिस्तान ही रेगिस्तान था। स्वागत है जी, स्वागत है आपका सऊदी अरेबिया में। अब सऊदी अरेबिया आ तो गए हैं, देश के अंदर जा पाएंगे कि नहीं वो देखना पड़ेगा अभी फिलहाल। वही इमिग्रेशन ऑफिसर ने तो मना कर दिया और साइड में बिठा दिया है। इमिग्रेशन ऑफिसर ने सीधा कहा है कि भाई हम आपको वीज़ा नहीं दे सकते, टूरिस्ट वीज़ा। फाइनल हो गया है अपना कि वीज़ा जो है वो नहीं मिला है अपने को, इन्होंने साफ मना कर दिया। पहले इमिग्रेशन ऑफिसर ने मना किया, फिर गल्फ एयर के एम्प्लॉय भी आ गए थे, उनके पास ही मेरा पासपोर्ट था और वो मेरे को सीधा बोले कि आपको टूरिस्ट वीज़ा नहीं मिला तो आप नहीं जा सकते, अब अपनी आप रिटर्न की टिकट बुक कर लो। फर्स्ट टाइम डिपोर्ट हो रहा हूँ किसी कंट्री से, ये एक्सपीरियंस भी चलो लाइफ में एक बार हो ही गया। लोगों को सुना था होते हुए कि डिपोर्ट कर दिया उसको यहाँ से वहाँ से, आज पहली बार मैं भी डिपोर्ट हो रहा हूँ। चलो जी चलो, लगेज हो गया है पैक, ऑल सेट टू लीव। वैसे मैं कोशिश करता हूँ जितनी भी फ़्लाइट्स लूँ ना वो दोपहर के कम से कम 2:30-3 बजे की हो या फिर शाम रात की हो, क्योंकि ना इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में क्या होता है 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँचना पड़ता है। तो अगर मैं 3 बजे की लूँगा तो मतलब मेरे को 12 बजे तक एयरपोर्ट पहुँचना है, जिसके लिए मुझे 11 बजे होटल से निकलना है और 9 बजे उठना है। तो 9 बजे तक मैं मैनेज कर लेता हूँ उठने का, क्योंकि रात को सोते सोते भाई 2-3 तो बज ही जाते हैं एडिटिंग करके, अपलोडिंग करके, थंबनेल बना के। बट आज की जो फ़्लाइट है भाई अपनी वो 1:20 की है, जिसके लिए मुझे ऑब्वियसली भाई लगभग 10:30 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा और होटल से 9:30 निकलना पड़ेगा ना। मेरे को पड़ा 7 बजे। तो आज सब कुछ टाइम से हो गया, रेडी हो चुका हूँ, निकल रहा हूँ यहाँ से बहरीन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। 3 रातों के लिए मैं इस होटल में था। अच्छा होटल था, थोड़ा महंगा था बट ठीक है। चेकआउट करते हैं चल के, लेट्स गो। ये खड़ी है भाई पार्किंग में अपनी गाड़ी, फ्री पार्किंग थी और ये गाड़ी रेंट पे ले रखी थी, लास्ट व्लॉग आप देख लेना। अब इसको फिलहाल निकालते हैं और लगेज भी रखना है अभी जाके। चलो भाई लगेज रख लिया गाड़ी में एंड ये माउंट भी निकाल लिया यहाँ से, वरना मैं गाड़ी में ही भूल जाता हूँ। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी बहरीन की कैपिटल सिटी मनामा में एंड आप देख रहे हो भाई मिडल ईस्ट रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे मैं भाई मिडल ईस्ट की 6 से 7 कंट्रीज ऐसे रोड ट्रिप टाइप की कर रहा हूँ, वहाँ पे गाड़ी रेंट पे ले लेके, जिसमें पहली कंट्री थी ओमान, दूसरी थी कतर, तीसरी थी ये बहरीन, जहाँ पे मैंने ये वाली किया की पेगासस गाड़ी रेंट पे ली थी। और आज जा रहा हूँ मैं इस ट्रिप की अपनी चौथी कंट्री सऊदी अरेबिया की कैपिटल सिटी रियाद। कैपिटल रियाद है या जेदा थी, मेरे ख्याल तो रियाद ही है। तो रियाद की मेरी यहाँ से फ़्लाइट है अभी फ़िलहाल। तो एयरपोर्ट चलते हैं, 15-20 किलोमीटर ही है यहाँ से एयरपोर्ट, हार्डली 20 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। बस वहीं पर मुझे ये गाड़ी लौटानी है और फिर बताता हूँ बाकी आपको फ़्लाइट वगैरह का सारा सीन। दूसरी जितनी भी कंट्रीज़ में आप गाड़ी रेंट पे लेते हो ना भाई, आपको गाड़ी अंदर से क्लीन करके देनी पड़ती है। मतलब ऐसा नहीं कि कूड़ा वूड़ा फेंक के दे दिया, अगर ऐसा करोगे तो ये क्लीनिंग फ़ीस ले लेते हैं बहुत ज़्यादा, इंडिया के 4-5 हज़ार रुपये। तो उससे अच्छा खुद का कूड़ा डस्टबिन में डाल के फिर आगे जाया करो, मतलब वापस देने जाया करो। तो मैंने भी अभी गाड़ी साफ़ कर दी अंदर से, जो भी कूड़ा कचरा था डस्टबिन में डाल दिया। ऑल्सो सच अभी याद आया भाई, पेट्रोल भी तो डलवा के देना है। हालांकि इन्होंने फुल टैंक नहीं दिया था मुझे, हाफ से थोड़ा कम दिया था, तो उतना ही डलवाऊंगा मैं भी और फिर इनको रिटर्न करूंगा, वरना ये उसके भी फिर पैसे वैसे ज़्यादा काट लेते हैं। प्लस आपको प्राइजेस की बड़ी बता दूंगा बहरीन में पेट्रोल के क्या रेट है। एक तीर से 2 निशाने, देख रहे हो। ये मिडिल ईस्ट की जितनी कंट्रीज है ना, इनमें भाई सब में ये ऐप चलती है तलाबात करके। ये हमारा जैसे जोमेटो स्विगी है उसी तरह की यहाँ पे फूड डिलीवरी ऐप है, बढ़िया है भाई, अच्छे से सारे रेस्टोरेंट्स कवर्ड है। वहाँ ओमान में भी ये यूज़ करी मैंने, कतर में भी, बहरीन में भी, और अब शायद सऊदी में भी यही चलेगी। तो एक ही ऐप भाई सारी कंट्रीज में काम कर जाती है। ये आ गया भाई बहरीन का फ्यूल स्टेशन। अब मैं आपको बताता हूँ पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस। तो भाई प्राइस देख लो, 91 ऑक्टेन का है, 0.220 फिल्स, यानी इंडिया के लगभग 50 रुपये लीटर पेट्रोल है यहाँ पे, और डीजल भी लगभग इतना ही है। तो मेरे हिसाब से मैंने अंदाज़ा लगाया जितना इनका था, तो 10 लीटर डलवाऊंगा हो जाएगा, क्योंकि मैंने शायद भाई कितना 100-150 किलोमीटर ही चलाई होगी और इसने 11-12 की तो एवरेज दी होगी। काइंड ऑफ 10 लीटर ही फ्यूल मैंने कंज्यूम किया है, तो इनफ रहेगा। बाकी देख लूँगा मीटर की सुई, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा होगा तो और ज़्यादा डलवा लूँगा। तो भाई मीटर तो उतना चढ़ा नहीं जितना था उस वक्त, तो 5 लीटर और डलवाना पड़ रहा है।
यानी 15 लीटर में मेरे हिसाब से तो हो जाएगा जितना इन्होंने दिया था मुझे। अब ठीक है भाई, इतना ही था जब मैंने गाड़ी ली थी। टोटल 3.3 दिनार का आया है। 1 दिनार इंडिया के 240 रुपये बनते हैं। अब आप 3.3 से मल्टीप्लाई कर लो उसको, तो लगभग भाई 15 लीटर मेरा 700 750 रुपये में पड़ा है। देख लो कितना सस्ता है भाई, ऑलमोस्ट हाफ रेट हो गया ना इंडिया से। मस्त एकदम। यही 15 लीटर इंडिया में अपने को 1400 कुछ रुपए का पड़ता, यहाँ पड़ा है 700 750 रुपये। वैसे तो मिडल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज है इन सब में यही रेट है भाई, 40 रुपये 45 रुपये लीटर, 50 रुपये लीटर। ईरान में तो 4-5 रुपये लीटर था। खैर वहाँ की तो इतनी क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी फ्यूल की, यहाँ की तो क्वालिटी अच्छी है। 91 और उसके भी ऊपर के सारे हायर लेवल के फ्यूल मिल जाते हैं, बट प्राइजेस सही है। रोड ट्रिप सस्ती पड़ती है पेट्रोल के मामले में। वैसे ये सब देश एज अ कंट्री तो भाई बहुत ज़्यादा महंगे हैं। पहुंच गया हूँ भाई एयरपोर्ट, और ये रहा कार रेंटल का बोर्ड। अब इसी को फॉलो करते करते पहुंच जाऊंगा जहाँ पे गाड़ी वापस करनी है। ऊपर जाना है या नीचे? ऊपर तो है डिपार्चर। कार रेंटल कहाँ पे? अरे यार नीचे था, बोरा गलत ले लिया। ऊपर ये ग्राउंड है वो जहाँ से मैंने ली थी ना गाड़ी, और यहीं देनी भी थी। शिट यार, ये तो डिपार्चर पहुंच गया। अब नीचे उतारना पड़ेगा वापस। तो लो जी, अब ऊपर नहीं चढ़ा मैं, वापस से घूम के आना पड़ा। और अच्छी बात है ऊपर पार्किंग के पैसे नहीं लगे, 1 मिनट से 15 मिनट तक फ्री थी। मतलब टिकट तो निकली बट कोई भी चार्जेस नहीं लिए उन्होंने। तो अब यहाँ पर अपने को गाड़ी लौटानी है। बजट कंपनी का नाम है। चलो जी। अरे फाटक तो बंद कर रखा है, स्टॉप। ये क्या? खोल दिया। चलो बढ़िया। चलो जी पहुँच गए हैं। ये मीटर की रीडिंग वगैरह, वैसे तो अनलिमिटेड किलोमीटर थे अपने इस ट्रिप पे, तो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। बाकी बाहर की एक बार वीडियो बना लूँगा अच्छे से, ताकि कोई स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं मारे, वो एक बार कंफर्म हो जाए। स्टैंडर्ड प्रोसेस है भाई हर देश का, लेते टाइम बना लो, देते टाइम बना लो, बस हो गया काम। चलो जी गाड़ी दे दी है सक्सेसफुली डन। एक बार वैसे चेक कर लूँ सामान वगैरह रह ना गया हो, ले लिया सब कुछ। लेट्स गो जी, लेट्स गो। अभी अपने को एक समस्या और है जो बहरीन एंटर करने के टाइम पे भी मुझे लग रहा था दिक्कत हो सकती है, और वही अब सेम दिक्कत सऊदी में भी हो सकती है। क्या है अभी अंदर जाके बताता हूँ। बाहर तो धूप लग रही है मुंह पे। यहीं से मैंने एग्जिट ली थी भाई जब मैं आया था, और यहीं से अब एंट्री ले रहा हूँ। अब था उस वक्त मैं भाई अराइवल्स में, लेकिन अब मुझे जाना तो डिपार्चर में है। तो अच्छा हाँ देखो, ऊपर जाना पड़ेगा डिपार्चर के लिए ना, ये बोर्ड लग रहा है। और ये नीचे वाली फ्लोर पूरी अराइवल्स की है। तो चलो भाई ऊपर चलते हैं डिपार्चर्स की तरफ। आज जो मैं फ़्लाई कर रहा हूँ भाई, वो कर रहा हूँ गल्फ एयर की फ़्लाइट से। ज़्यादा नहीं, 1.5 घंटे की फ़्लाइट है मात्र। 1.5 भी क्या, मतलब 1.5 तो ऑन पेपर होता है, एक्चुअल में हवा में तो 1 घंटे के आसपास रहेगी। ये आ गया हूँ भाई ऊपर डिपार्चर्स में। अब ज़रा स्क्रीन पे देख लेता हूँ कि अपने फ़्लाइट कौन से, मतलब बोर्डिंग गेट कह रहा हूँ, चेक इन काउंटर कौन सा है। ऊपर देखो भाई, मस्त लग रही है ना सीलिंग ऐसे वेव पैटर्न में। तो जी ये है अपनी 13:20 यानी 1:20 GF189 रियाद की। जोन ई में चेक इन चल रही है, इसकी ओपन हो चुकी है। चलो चलते हैं। पूरे अपने पास 3 घंटे है फ़्लाइट के टेक ऑफ तक अभी के लिए, तो इनफ रहेगा मेरे हिसाब से टाइम। प्लस अपने को विंडो सीट भी मिल जाएगी शायद से जल्दी आने पे, क्योंकि ऑनलाइन चेक इन कर रहा था ना उसमें भाई कितने की 2200 रुपये ही दिखा रहा था विंडो सीट। यहाँ लूँगा फ्री में अगर खाली हुई तो। बाकी ये देखो भाई क्या मस्त बना रखे इन्होंने, रंग बिरंगी सी ना पूरे शीशे को पेंट करके। खाली सा पड़ा रहता है भाई इनका एयरपोर्ट ना। एक तो यहाँ की आबादी वैसी नहीं है कुछ खास, ऊपर से यहाँ पे भाई टूरिस्ट भी नहीं आते ज़्यादा देशों के। कतर में तो आने लग गए हैं फीफा के बाद से, बट यहाँ पे अभी इतना टूरिज़्म नहीं है, तो इस वजह से इमिग्रेशन वगैरह खाली होता है। जब मैं लैंड हुआ था यहाँ उस टाइम भी इमिग्रेशन खाली पड़ा था बिल्कुल। वो सामने अपना ई है चेक इन काउंटर्स, और ये भी देखो खाली पड़े हैं। 2-3 मिनट में हो जाएगा अपना चेक इन प्रोसेस पूरा, अगर तो ये करने देंगे तो। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं वो बताऊँगा अभी थोड़ी देर में। चलो भाई यहाँ से तो बोर्डिंग पास अपने को मिल गया है, और यहाँ के इमिग्रेशन में तो वैसे भी कुछ नहीं पूछेंगे। मेन है सऊदी में जब मैं लैंड करूँगा उसके बाद। तो अभी फ़िलहाल 15B है अपना गेट नंबर। चलो जी यहाँ का इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी चेक क्लियर हो चुकी है। ये आ गया हूँ मैं ड्यूटी फ्री वाले एरिया में। सबसे पहले तो फ्रिज मैग्नेट ढूंढा जाए, आई होप बस मिल जाए, वरना तो भाई कभी मैं शायद ही आऊँ बहरीन वापस। तो यहाँ पे लिखा तो है क्या क्या है भाई, इनमें से देखता हूँ कहीं पे सोविनियर का कुछ तो होगी शॉप। इतने सारे स्टोर है ये देखो, इनमें से किसी एक के पास तो मिल ही जाएगी। ढूंढता हूँ चल के। लो भाई एंटर करते मिल गए। 3B HD का है ये वाला, अच्छा लग रहा है मेरे को तो, है ना। ऊँट भी बना हुआ है, बहरीन भी लिखा हुआ है, और ये है भी शायद कितने का, 4 का है ये तो। ये महंगा है ये वाला, चलो ले लेते हैं, कोई नहीं भाई अब क्या करें। दिस वन इज़ फॉर 4 और 3?
हाउ मच? 3 दिनार भाई, 4 का नहीं 2 दिनार का था सिर्फ। बहुत सही है फिर तो, 500 रुपये मिल गया। अच्छा हुआ कल रात को मैं स्पेशल टैक्सी लेके सोविनियर लेने नहीं गया, क्योंकि टैक्सी 1100 दिखा रही थी मेरे होटल से वो मार्केट तक का। तो यहाँ से ही सस्ता पड़ गया, क्योंकि वहाँ भी 200-250 का मतलब 1 दिनार का तो मिलता ही मिलता है ना, 240 का, ऊपर से फिर 1000-1100 रुपये टैक्सी के भरता। तो बेटर ये है कि यहाँ से 500 रुपये का ही ले लिया सीधा। बाकी ये नीचे भाई एंटरटेनमेंट जोन बना हुआ है, प्ले स्टेशन वगैरह लगी हुई है वहाँ टीवी पे, आप बैठ के गेमिंग कर सकते हो, चेस लगी हुई है, बच्चों के झूले वूले लगे हुए हैं, देखो इस तरह से प्रॉपर भाई, मतलब टाइम पास करना हो 1-2 घंटे यहाँ बैठ के कर सकते हो। बट वैसे यार कर सकता हूँ मैं भी नीचे जाके, मेरे को करना क्या है, 2.5 घंटे पड़े अभी फ़्लाइट उड़ने में, सब कुछ तो क्लियर हो ही गया है। तो आराम से नीचे ही जाता हूँ, आपको है ना गेम भी खेल लूँगा और आपको बताता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि शायद से दिक्कत हो सकती है सऊदी में, और हो सकता है सऊदी जब मैं लैंड करूँ तो मुझे वो डिपोर्ट कर दे वहाँ से, क्योंकि मेरे पास वीज़ा नहीं है। लिफ्ट लगी हुई है भाई नीचे जाने के लिए, मेरे हिसाब से तो वैसे फ्री होगा पूरा, पैसे वैसे तो नहीं देने पड़ेंगे। फ्री है भाई, कोई टिकट विकेट नहीं है। देखो कितने सारे टीवी लगे हुए हैं, किसी में भी बैठ सकता हूँ मैं आराम से और खेल सकता हूँ। देखो आर्केड मशीन भी लगी हुई है, ये भी आप खेल सकते हो, और कुछ टीवी वगैरह देखो उधर भी है भाई। और ये चेस देखना, कितनी बड़ी चेस रख रखी है इन्होंने भाई साहब। यहाँ देखते हैं रिमोट वगैरह पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं। उधर तो आधे टीवी में तो पड़े ही नहीं है, यहाँ भी नहीं पड़े भाई मेरे हिसाब से, आधे टीवी में तो है ही नहीं रिमोट, मतलब 2-4 ही चालू कर रखे हैं इन्होंने, वो भी भरे हुए हैं भाई। तो वेट कौन करेगा, छोड़ो पर, है ना। लो भाई ये आ गया अपना गेट 15B। अभी तो फ़िलहाल बोर्डिंग पास में यही है, पर 2.5 घंटे है, कुछ नहीं पता ये कब चेंज कर देंगे, तो 1-2 बार ना देख लूँगा बीच में। सबसे पहले तो भाई आपको बता दूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ गल्फ़ एयर से, और ये जो मेरे को टिकट पड़ी है 13,000 रुपये की पड़ी है, जिसमें 7 किलो कैबिन बैगेज अलाउड है और 30 kg का चेकड इन बैगेज अलाउड है। एंड 1.5 घंटे की फ़्लाइट है, 1:20 पे उड़ेगी यहाँ से और 1.5 घंटे बाद पहुँचा देगी, जैसे कि बताया। मेरी इतनी बढ़िया महंगी वाली बोतल तो खो गई, अब ये प्लास्टिक बोतलों से ही काम चला रहा हूँ भाई। हाँ जी, तो अब आराम से बात करते हैं भाई कि प्रॉब्लम क्या है। तो देखो यार, सऊदी अरेबिया का ना अभी कुछ महीने कुछ साल पहले तक वीज़ा की बहुत दिक्कत थी, मतलब ईज़िली वीज़ा नहीं मिलता था। बट रिसेंटली अभी वीज़ा की काफ़ी रिलैक्सेशन कर दी है, ईज़ी कर दिया है, तो आप इंडिया से ई वीज़ा लेकर आ सकते हो। बट अगर आपके पासपोर्ट पे यूएस वीज़ा, शेंगन वीज़ा, यूके वीज़ा है, वैलिड वीज़ा, एक्सपायर्ड नहीं, तो आप डायरेक्टली सऊदी अरेबिया में लैंड करते ही एयरपोर्ट पे वीज़ा ऑन अराइवल खरीद सकते हो। 1 साल का वीज़ा मिलता है आपको, जिसमें आप 90 डेज़ तक रह सकते हो, कुछ 10-11 हज़ार रुपये का इंडियन करेंसी में। तो मैंने कहा ठीक है, अपने पास शेंगन वीज़ा है स्पेन का, 6 महीने वैलिडिटी है, मतलब अप्रैल तक है अभी वैलिडिटी उसकी बची हुई, तो आराम से अपने को मिल जाएगा। ये मेरा था प्लान शुरू में। बट जैसे जैसे मैं ये कंट्रीज़ आया, बहरीन आया, तब मेरे को पता चला कि एक्चुअल में आपका जो वीज़ा है ना, मतलब शेंगन या यूएस, वो एक बार यूज़ होना चाहिए, मतलब आप उस वीज़ा पे उस देश जाके आने चाहिए और उस देश का स्टैम्प होना चाहिए। तो मैं डर गया था बहरीन में मुझे एंट्री नहीं मिलेगी भाई, क्योंकि मेरा शेंगन वीज़ा यूज्ड नहीं है। मैं शेंगन यानी कि यूरोप गया हुआ हूँ, लेकिन 2019 में गया था, और वो दूसरा स्पेन का वीज़ा है, और वो वीज़ा ऑब्वियसली अभी एक्सपायर हो चुका है। बट मैं जा चुका हूँ शेंगन कंट्रीज़ में, बट स्पेन नहीं गया कभी भी, दूसरी कंट्रीज़ गया हूँ। तो मेरे को डर था बहरीन में, लेकिन बहरीन में मेरे को वीज़ा मिल गया, वहाँ पे कोई दिक्कत हुई नहीं, उन्होंने बस शेंगन वीज़ा देखा, उसको स्कैन करा और एंट्री दे दी। अब मैंने कहा फिर सीधा सऊदी में भी चल जाएगा ये। अब चलेगा नहीं चलेगा वो सऊदी जाके पता चलेगा, क्योंकि सऊदी की एक और गाइडलाइन लिखी है गूगल पे, अगर आप देखोगे, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। सबसे पहले तो आपके पास वीज़ा ऑन अराइवल के लिए शेंगन, यूएस, यूके वीज़ा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि वो यूज्ड होना चाहिए, मतलब आपने एक बार वहाँ पर होके आ चुके हो और उस कंट्री का स्टैम्प हो आपके पासपोर्ट पे। और तीसरी कंडीशन है कि आपको ना सऊदी की जो गवर्नमेंट वाली मतलब एयरलाइंस है, नेशनल एयरलाइंस, एक फ्लाई नेस है शायद से और एक सऊदी एयरलाइन है, उन्हीं से ट्रैवल करना पड़ेगा, तब आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। और मेरे केस में ये 3 जो है ना लाइंस, इनमें से सिर्फ मैं पहली फॉलो करता हूँ, बाकी की 2 नहीं करता, क्योंकि ना मैं शेंगन में स्पेन में गया हूँ, ना मेरे पासपोर्ट में स्टैम्प है एंट्री का, और ना ही मैं इनकी नेशनल एयरलाइन से ट्रैवल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो गल्फ़ एयर से जा रहा हूँ। तो अब देखना है भाई वहाँ पे मेरे को एंट्री मिलती है नहीं मिलती है, वीज़ा देंगे नहीं देंगे, और अगर नहीं देंगे तो उस केस में क्या होगा, मुझे डिपोर्ट किया जाएगा, तो इंडिया भेजा जाएगा, या मैं कहीं और की भी फ़्लाइट ले सकता हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा था दुबई की ले लूँगा या फिर किसी और कंट्री के आसपास ले लूँगा, क्योंकि मेरे को सऊदी के बाद जाना है जॉर्डन। बट दिक्कत ये है कि अगर इन्होंने मेरे को एंट्री नहीं दी, वीज़ा नहीं दिए, तो मेरी आगे की फ़्लाइट्स काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होंगी, काफ़ी नुकसान भी होगा, और मैं जॉर्डन पहुंचूंगा कैसे मुझे नहीं पता अभी, क्योंकि आज मैं कहाँ जाने वाला हूँ रात को वो मुझे भी ठिकाना नहीं पता। क्या पता मेरी सऊदी में एंट्री हो जाए, क्या पता मैं दुबई चला जाऊँ,
कह नहीं सकते कुछ भी, तो सब कुछ वहीं जाके पता चलेगा। इमिग्रेशन ऑफिसर पे डिपेंड करता है कि वीज़ा अपने को मिलता है या नहीं मिलता है। बाकी मेरे को एक दिक्कत है कि जैसे ये कह रहे हैं यूएसए का वीज़ा होना चाहिए आपका, और आप यूएसए एक बार गए हुए होने चाहिए, आपके पासपोर्ट में स्टैंप होना चाहिए। अब यूएसए तो जो लोग जाते हैं उनसे मैंने सुना है कि यूएस तो आप स्टैंप देता ही नहीं है, वो तो ऐसे डिजिटल एंट्री दे देता है अगर आपके पास वीज़ा है। तो अगर स्टैंप देता नहीं है तो ये हम दिखाएंगे क्या इनको? सेम अब यूरोप में होने वाला है, कुछ महीने में शायद से लागू हो भी चुका हो कि आप यूरोप की कई कंट्रीज़ में आप जाओगे, वहाँ पे आपको स्टैंप नहीं मिलेगा पासपोर्ट पे, डायरेक्ट आप ऐसे ई एंट्री टाइप की ले लोगे, डिजिटल एंट्री। तो उस केस में फिर ये वीज़ा ऑन अराइवल कैसे वर्क करेगा पता नहीं भाई। बाकी लेट्स सी, बहरीन में एंट्री मिल गई थी, अब शेंगन वीज़ा के बल पे सऊदी में मिलेगी या नहीं मिलेगी वो आपको इस वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा। अब हर देश की इमिग्रेशन ने ना एयरलाइंस वालों को भी बोला हुआ है कि जब आप किसी बंदे का चेक इन करते हो ना जिस देश से, वहीं पे उसकी रिटर्न टिकट मांग लो, वहीं पे वीज़ा चेक कर लो, सब कुछ कर लो, तभी आप बोर्डिंग करने दो। तो अब मैं यहाँ पे भी गया गल्फ एयर के वहाँ पे चेक इन काउंटर पे, तो उन्होंने मेरे से पूछा वीज़ा, तो मैंने कहा इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है अगर आपके पास यूके, यूएस या फिर शेंगन वीज़ा है। तो कहता अच्छा दिखाओ अपना वीज़ा। तो मैंने शेंगन दिखा दिया, तो वो कह रहा आप कभी गए हुए हो शेंगन? मैंने कहा हाँ गया हुआ हूँ, क्योंकि वो तो सच बात है। उसने ये नहीं मेरे से पूछा कि स्पेन से वीज़ा है तो क्या आप स्पेन गए हो, और ना उसने स्टैम्प चेक करा। उसने कहा आप शेंगन गए हुए हो ना एक बार? मैंने कहा हाँ गया हूँ। कह रहा फिर ये वीज़ा वैलिड भी है अप्रैल तक, ठीक है। उसने बोर्डिंग पास मेरे को थमा दिया। अब यही सेम चीज़ अगर वहाँ पे भी होती है इमिग्रेशन में सऊदी के, तो 100% वीज़ा मिल जाएगा अपने को। बट अगर वो कहते हैं नहीं जी हमें स्पेन की ही एंट्री का स्टैम्प दिखाओ, तो दिक्कत है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, अगर मेरे पास वीज़ा है स्पेन का, मान लो मैं स्पेन गया भी हूँ लेकिन मैं एंट्री किसी और कंट्री से हुआ था, फॉर एग्जांपल मैं पहले स्विट्ज़रलैंड गया, तो मेरे पासपोर्ट पे एंट्री स्टैम्प आएगा स्विट्ज़रलैंड का। फिर जब मैं स्विट्ज़रलैंड से रोड ट्रिप करके अगर स्पेन जाऊँगा ना, तो वहाँ पर कोई बॉर्डर नहीं होता है। आपने देखा ही था लंदन सीरीज़ में कि एक देश से दूसरे देश आप शेंगन जोन में किसी भी कंट्री में एंट्री एग्जिट कर सकते हो, कोई चेकिंग, कोई पासपोर्ट स्टैंप नहीं मारा जाता। तो उस केस में मेरे स्पेन का एंट्री स्टैम्प तो लगना ही नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर मैं ये बात बोल दूँ कि मैं स्पेन गया हुआ हूँ, तो वीज़ा ऑफिसर को क्या पता कि मैं गया हूँ कि नहीं गया। मैं यूरोप में गया हूँ, मैं ग्रीस से एंट्री करी है, उसके बाद मैं गाड़ी से कहीं भी गया, किसी भी देश में गया, किसी को पता ही नहीं है। इवन मेरे को भी नहीं पता चलेगा मैं गया था कि नहीं गया था पासपोर्ट देख के, तो है ना। तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है इस मुद्दे को लेके। वहाँ पे अगर वो एंट्री नहीं देते तो मैं थोड़ी सी बहस कर सकता हूँ कि ऐसे ऐसे अगर मैं यूएस गया भी होता तो इसमें कौन सा स्टैम्प होता, या फिर मैं शेंगन तो गया हुआ हूँ, 19 देश घूम चुका हूँ, अब स्पेन गया हूँ नहीं गया हूँ, हर देश का थोड़ी स्टैम्प है उसमें। ऐसे मैं जर्मनी गया हूँ, जर्मनी का भी स्टैम्प नहीं है मेरे पासपोर्ट पे, तो कैसे प्रूव होगा मैं जर्मनी गया हूँ? पासपोर्ट देख के, वीडियो देख के तो हो सकता है प्रूव। लेट्स सी भाई, देखते हैं जो भी होगा ठीक है। नहीं मिलेगी एंट्री कोई बात नहीं भाई। अब तो मतलब इतने साल ट्रैवल करके ना ऐसा एक्सपीरियंस हो गया कि कहीं भी उठा के भेज दो मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। वीज़ा हो ना हो किसी देश का, दूसरे देश चला जाऊँगा जहाँ वीज़ा मिल जाएगा अपने को, या यूरोप ही चला जाऊँगा भाई। छोड़ो सऊदी से किसी भी यूरोप के, स्पेन की फ़्लाइट मिल जाएगी अपने को आज, तो हाँ स्पेन ही निकल लूँगा डायरेक्ट, अगर नहीं एंट्री दी सऊदी वालों ने। हाँ बट ये लोग ये ना कहे कि हम आपको इंडिया डिपोर्ट कर रहे हैं, कि जाना है तो इंडिया ही जाना पड़ेगा, तो दिक्कत है। फिर मुझे इंडिया जाना पड़ेगा, इंडिया से जॉर्डन जाना पड़ेगा, जो बहुत दिक्कत है। तो होपफुली बस ये इंडिया वाला चक्कर ना हो, वो मेरे को ये ऑप्शन दे दे एटलीस्ट कि आप कहीं की भी फ़्लाइट बुक कर लो, बस चले जाओ, हम वीज़ा नहीं दे सकते अगर तो ये केस हुआ। बाकी वीज़ा मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया, वरना मेरी आगे की आइटनरी पूरी ख़राब हो जाएगी। मेरे को जॉर्डन जाना है, जॉर्डन से फिर साइप्रस जाना है, साइप्रस से फिर दुबई आना है मुझे, फिर मैं जाऊँगा इंडिया। और हाँ कुवैत को भी बता दूँ भाई, कुवैत का वीज़ा पहले तो बनता बहुत साल तक, लेकिन अभी मेरे को पता चला, शुभम भाई है जो, उनकी स्टोरी से, कि कुवैत का वीज़ा खुल चुका है। तो उन्होंने कुछ ऐप वैप बताई भाई, मैंने चेक करा, वहाँ पे मिला तो नहीं मुझे वीज़ा का ऑप्शन। तो अगर हो जाता तो मैं शायद से फिर आज कुवैत जा सकता था अगर वीज़ा मिल जाता मुझे। बट अब वीज़ा मिला नहीं, देख रहा हूँ, जुगाड़ कर रहा हूँ। अगर हो गया तो फिर जॉर्डन के बाद शायद मैं जो जॉर्डन कह रहा हूँ, दुबई के बाद शायद मैं कुवैत भी चला जाऊँ इस ट्रिप पे। और अगर नहीं हुआ वीज़ा तो फिर कुवैत को कैंसिल करेंगे, बस यही है। फिर ओमान, कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, साइप्रस, यूएई, 7 कंट्रीज़ हो जाएगी, इसमें से 6 मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं और 1 शेंगन का पार्ट है, एक तरह से मतलब यूरोप में ही आता है। अब मेरे तो प्लान्स ना भाई इतने इंस्टेंट बनते हैं कि मतलब मुझे पता ही नहीं होता कि मैं 2 दिन बाद किस कंट्री जाने वाला हूँ। मैं रिसर्च करता हूँ इंडिया पहुँचते ही, और जहाँ की फ़्लाइट सस्ती मिल रही होती है, जहाँ का वीज़ा का जुगाड़ हो जाता है, मैं निकल लेता हूँ भाई फ़्लाइट लेके। बट अगर आप आ रहे हो ना सऊदी अरेबिया, बहरीन, तो आप इन सब कंट्रीज़ का भाई ई वीज़ा लेकर आओ, आपको ना दिक्कत नहीं होगी एयरपोर्ट पे। वरना
वही बात है भाई, फिर एंट्री मिले ना मिले आपकी ट्रिप ख़राब हो, मेरा तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है भाई, ना मिले ना मिले, मैं तो किसी दूसरे देश निकल लूँगा, है ना। आपके साथ हो गया और आप आई सिर्फ सऊदी घूमने के लिए रहे हो और आपको एंट्री ना मिले तो पूरी ट्रिप की ऐसी तैसी प्लस फ़्लाइट का भी सारा पैसा बर्बाद। तो बेटर है ई वीज़ा लेकर आओ जिन देशों का मिलता है, और अगर आप पूरे कॉन्फिडेंट हो कि यूएस वीज़ा है आपके पास, यूके वीज़ा है वैलिड और आप जा भी चुके हो वहाँ पे 100% एंट्री देंगे ही देंगे सऊदी वाले, तो आ जाओ भाई, फिर क्या फ़र्क पड़ता है। भाई लगभग 40 मिनट है फ़्लाइट टेक ऑफ करने में और अभी तक कोई आया ही नहीं गेट पे, देखना बंद पड़े है गेट, क्या चल रहा है। फ़्लाइट तो अपनी लग चुकी है भाई, यही वाली है गल्फ एयर की ना, पर बोर्डिंग अभी तक शुरू नहीं करी, हालांकि स्टाफ आ गया है वहाँ पे, तो कभी भी शुरू हो सकती है क्योंकि सिर्फ 20 मिनट तो बचे हैं टेक ऑफ करने के लिए। चलो जी बोर्डिंग शुरू हो गई है, चलते हैं। और मुझे लग रहा है ज़्यादा पैसेंजर्स ना है नहीं फ़्लाइट में, देखो ऑलमोस्ट खाली सा ही लग रहा है ना, थोड़े बहुत ही लोग हैं, बाकी लेट्स सी फ़्लाइट के अंदर जाके पता चलेगा असलियत। तो बताओ भाई 1:20 की फ़्लाइट है, 1:10 पे तो चेक इन कर रहे हैं ये अभी, मतलब बोर्डिंग कर रहे हैं सॉरी, फिर तो पक्का फ़्लाइट डिले होएगी मुझे जहाँ तक लग रहा है। पर मैंने बताया ना आपको कि इन्होंने ऑन पेपर तो 1.5 घंटा बोला हुआ फ़्लाइट, बट फ़्लाइट हवा में 1 घंटे के आसपास ही रहेगी, ज़्यादा दूर थोड़ी है यहाँ से सऊदी अरेबिया, मतलब रियाद सिटी ज़्यादा दूर थोड़ी है बहरीन से। हालांकि बहरीन लैंड बॉर्डर भी शेयर करता है सऊदी के साथ, तो बाई रोड भी जाना पॉसिबल है, बट कार रेंटल वाले अलाउ करते नहीं है एक देश से दूसरी देश गाड़ी ले जाने को ना, तो इसलिए मुझे फ़्लाइट से ही करना पड़ा। अपनी स्कॉर्पियन लाया होता तो भाई फिर तो मैं रोड से ही जाता बहरीन टू सऊदी अरेबिया। ये भाई इनका बिज़नेस क्लास है, काफ़ी बेसिक सही है। एंड ये है भाई इकोनॉमी, ठीक है इकोनॉमी, 1-1.5 घंटे की फ़्लाइट में क्या ही फ़र्क पड़ेगा। ये रही भाई अपनी विंडो सीट मिल गई है 20A, भाई स्क्रीन भी दे रखे है इन्होंने, तो क्या बात है, चलती है कि नहीं चलती लग तो नहीं रहा, हो सकता चल जाए। बाकी जी एक ट्रे टेबल है यहाँ पे, अच्छा खासा साइज़ है ट्रे का, इसके नीचे यहाँ पे एक हैंगर दे रखा है कुछ टांगना वांगना हो। इधर भाई कुछ पुस्तकें रखी है, लेग रूम ठीक ठाक सा है, मतलब नी टच नहीं हो रही मेरी आगे, और पैर भी फैला सकता हूँ, हालांकि जब मैं बैग रख लेता हूँ तब दिक्कत होती है। अब ये सीटें अगर खाली रही तो मैं बैग वहाँ रख लूँगा, बढ़िया मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा जगह मिल जाएगी। बाकी सीट भी रिक्लाइन हो जाती है ये देखो आराम से, तो बढ़िया है। चलो ठीक है, नॉर्मल फ़्लाइट की तरह ही है। शीशा मुझे क्यों गंदा मिलता है भाई हमेशा, बाहर का नज़ारा अच्छा ही नहीं आता देखना, कुछ दाग से लगे पड़े हैं। बाकी एक भाई ये इन्होंने तकिया सा दिया है, इधर रिमोट भी है इस डिस्प्ले को कंट्रोल करने का, पर वही बात है डिस्प्ले चलेगी या नहीं चलेगी कुछ कह नहीं सकते। वैसे इसको मैं बाहर भी निकाल सकता हूँ, बाकी हैंड रेस्ट भी ऊपर हो जाता है, अगर यहाँ पे कोई नहीं आया तो मस्त खोल के ऐसे फैल के बैठूँगा। बट आ रहे हैं लोग यार, मुझे लग रहा है खाली होगी नहीं इतनी, सीट्स होंगी भी तो 2-4 ही खाली होंगी। अबे यार देखना ये क्या लगा हुआ है लोहे का, यहाँ मेरा बैग ही नहीं आएगा इस हिसाब से, तो यहाँ अंदर नहीं घुस पाएगा शायद, देखो अड़ गया ना, चला जा भाई, नहीं जा रहा, खड़े ही रखना पड़ेगा ऐसे। ये लोहे का है कुछ तो इसमें ना, इसमें भी है, उधर वाली में नहीं है, उधर खाली है, यहाँ है लोहे का, देखो वहाँ है, पता नहीं क्या चीज़ है। एसी चला लेते हैं, हालांकि गर्मी इतनी ज़्यादा तो हो नहीं रही। बहरीन में थोड़ी थोड़ी ठंड फील हो रही थी मुझे कल भी और आज भी, और सऊदी में भी मेरे हिसाब से थोड़ी सी ठंड होगी। बाकी फिर जॉर्डन में तो कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, हालत ख़राब होएगी वहाँ पे मेरी, और जॉर्डन के बाद फिर साइप्रस में भी ठंड होएगी, फिर मैं जाऊँगा दुबई, तो दुबई में इतनी ठंड नहीं होएगी। तो अभी सऊदी, जॉर्डन और साइप्रस तीनों में थोड़ा थोड़ा ठंड, थोड़ा नहीं ज़्यादा ठंड फील करनी पड़ेगी। फिर इंडिया जाऊँगा, इंडिया में तो हो ही रही होगी भाई ठंड। भाई आई गैस बोर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, मेरे दोनों साइड वाली सीटें खाली है, तो मैं ये हैंड रेस्ट उठा के आराम से, हाँ बोर्डिंग कंप्लीटेड आवाज़ आ गई ना, चलो बढ़िया फैल के बैठूंगा आराम से। बैग भी चलो उधर रख देता हूँ, लो जी हो गया काम अपना बढ़िया। ऑल्सो अनाउंसमेंट हुई है कि 1 घंटे का फ्लाइंग टाइम रहेगा, मैंने बताया था ना 1 घंटा ही रहेगा। और ये डिस्प्ले तो खैर किसी की भी चालू नहीं हो रही, यहाँ भी नहीं हो रही, वहाँ भी नहीं हो रही, तो बंद ही पड़ी है सारी। बाकी मैं गलती से 21A में बैठ गया था, मेरी 20A थी, तो आ गया मैं आगे, तो बढ़िया। अच्छा 21A भी खाली है तीनों, 20A भी खाली है, बस यहाँ की थोड़ी सी विंडो साफ़ है, पीछे वाले में ये दाग सा लग रहा था, थोड़ा बहुत तो बाहर का भी जो बन ही जाएगा इससे। चलो जी चलो रेडी फॉर टेक ऑफ, 1:20 पे निकलने लगी है, बड़ी जल्दी बोर्डिंग कर ली फिर तो भाई, 15 मिनट के अंदर अंदर सारी बोर्डिंग कंप्लीट हो गई, तो करेक्ट टाइम पे ही है एक तरह से।
तो भाई खाने में अपने को एक सैंडविच मिल गया, क्योंकि मैंने बुकिंग के टाइम पे हिंदू मील के लिए चूज़ किया था। तो एक ये वेज सैंडविच है और साथ में एक पानी का गिलास, बस इतना ही मिला। हालांकि सैंडविच कुछ खास लग नहीं रहा मुझे, तो मन नहीं कर रहा खाने का। चलो भाई चलो, लैंड हो गए हैं सऊदी अरेबिया। एंड भाई एयरपोर्ट तो बिल्कुल ऐसे रेगिस्तान के बीच में बना हुआ है यहाँ रियाद का, मतलब आसपास सारा रेगिस्तान ही रेगिस्तान था। एग्जैक्ट 1:30 पे टेक ऑफ हुई थी, 2:20 पे लैंड हो गई है, तो 50 मिनट हवा में रहे हम। ठीक है, बाकी अब फिंगर्स क्रॉस भाई, वीज़ा मिलता है कि नहीं मिलता देखते हैं। चलो जी चलो निकलते हैं। स्वागत है जी, स्वागत है आपका सऊदी अरेबिया में। अब सऊदी अरेबिया आ तो गए हैं, देश के अंदर जा पाएंगे कि नहीं वो देखना पड़ेगा अभी फिलहाल। और अभी अंदर तो एसी चल रहा है, तो पता नहीं चलेगा बाहर कितनी ठंडक है क्या है। बाहर एयरपोर्ट से निकल पाया अगर तो ही पता चलेगा थोड़ा। वही इमिग्रेशन ऑफिसर ने तो मना कर दिया और साइड में बिठा दिया है। इमिग्रेशन ऑफिसर ने सीधा कहा है कि भाई हम आपको वीज़ा नहीं दे सकते, टूरिस्ट वीज़ा, क्योंकि आपका जो शेंगन वीज़ा है वो यूज्ड नहीं है। अब जो चीज़ का डर था भाई वही हुआ। अब उन्होंने मेरा पासपोर्ट और बोर्डिंग पास लेके पता नहीं कहीं पे भेजा है। लेट्स सी भाई क्या कहते हैं। कह रहे आप बैठो वेट करो, बात तो चलो अच्छे से कर रहे हैं प्यार से। अब लेट्स सी क्या होता है, डिपोर्ट करेंगे या वीज़ा मिलेगा। फाइनल हो गया है अपना कि वीज़ा जो है वो नहीं मिला है अपने को। इन्होंने साफ मना कर दिया। पहले इमिग्रेशन ऑफिसर ने मना किया, फिर गल्फ एयर के एम्प्लॉय भी आ गए थे, उनके पास ही मेरा पासपोर्ट था और वो मेरे को सीधा बोले कि आपको टूरिस्ट वीज़ा नहीं मिला तो आप नहीं जा सकते। अब अपनी आप रिटर्न की टिकट बुक कर लो, रिटर्न की कर लो या कहीं की भी कर लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। भले ही आप इंडिया की करो, जॉर्डन की करो या वापस बहरीन की करो। तब ऑब्वियसली मुझे जब आगे जॉर्डन जाना है तो मैं जॉर्डन की करूँगा। तो अब ये मेरे को इस तरह के एरिया में बिठा के चले गए थे जहाँ पे सारी बोर्डिंग चल रही थी। आधे ज़्यादा लोग, अब पता नहीं है डिपोर्ट वाले लोग हैं या नॉर्मल जिनकी ट्रांजिट फ़्लाइट है वो लोग हैं। तो ऑलरेडी 2.5 घंटे हो चुके हैं, मुझे 2:30 बजे लैंड हुआ था, 5 बजने वाले हैं, 5 या 4:45 हो गए हैं। तो उन्होंने कहा है कि मैंने टिकट बुक कर दी है, एक ले ओवर के साथ सीधा जॉर्डन पहुंचा देगी फिर मेरे को। तो मैंने उनको टिकट एयर ड्रॉप कर दी। उन्होंने कहा यहाँ पे वेट करो। अब ये बात बोली थी उन्होंने 1.5 घंटा पहले, मैं 1.5 घंटे से वेट ही कर रहा हूँ भाई, पता नहीं क्या हो गया। तो फिर मैं उठ के गया, अब इन्फॉर्मेशन काउंटर पे गया, 2-3 जगह गया, तो इधर से उधर भगा रहे हैं। अब होता क्या है ना, चक्कर में बताता हूँ क्या हुआ। जैसे अगर जो भी एयरलाइन जिस भी पैसेंजर को लेकर आ रही है और बाय चांस उस कंट्री में कोई भी दिक्कत होती है, उनको डिपोर्ट किया जाता है, तो इमिग्रेशन वाले या वो कंट्री वाले ना एयरलाइन के ऊपर डाल देते हैं कि भाई आपका पैसेंजर है, अब आप देखो। तो मेरे केस में वो गल्फ एयर है, मतलब गल्फ एयर को ही संभालना है जो संभालना है। अब वो मैं अगर कह देता ना मेरे पास पैसा नहीं है भैया, मैं टिकट नहीं बुक कर सकता, तो गल्फ एयर वालों को खुद टिकट बुक करनी पड़ती है। अब उसके पैसे कैसे क्या होता मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट हाँ मैं हाथ खड़े कर सकता था, मेरे पास पैसे नहीं है भाई टिकट के। बट ठीक है छोड़ो, मेरी गलती है, इसमें गाइडलाइंस मैंने ढंग से नहीं पढ़ी, तो क्या फालतू में वो करना। हाँ तो अभी प्रॉब्लम मेन क्या हो रही है ना, जो मेरी यहाँ से टिकट बुक हुई है वो ये टर्मिनल 1 से, और ये शायद से कोई और टर्मिनल है, क्योंकि इस टर्मिनल से कोई भी टिकट मिल ही नहीं रही थी मुझे। तो मैंने टर्मिनल 1 से बुक करी और उन भाई साहब को दिखा भी दी, गल्फ एयर के एम्प्लॉय को। उन्होंने कहा ठीक है आप वेट करो, मैं आता हूँ किसी को लेके, वो आपको यहाँ से टर्मिनल 1 लेकर जाएंगे अपने साथ। ज़्यादा दूर नहीं, पास ही होगा, बस से ले जाएंगे, पर अपने साथ ले जाएंगे। मैं नहीं फ्रीली जा सकता, क्योंकि फिर तो कंट्री में एंट्री हो गई ना अगर मैं खुद से चला गया। तो उन्होंने कहा वेट करो। मेरे को लगा 10-15 मिनट वेट करवाएंगे भाई, 1 घंटा 1.5 घंटा, मतलब इतनी देर हो गई। तो मैं उठ के गया, पूछने गया इन्फॉर्मेशन सेंटर से, उन्होंने कहा इस काउंटर पे जाओ, उस पे जाओ। फिर अब मेरी जो अगली फ़्लाइट है वो है फ्लाईनेस एयरलाइन से, तो मैं फ्लाईनेस के काउंटर पे भी गया, तो वो कह रहे हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, हम थोड़ी आपको ले जा सकते हैं, भले ही आपने टिकट हमारी एयरलाइन की बुक करी है, बट हम यहाँ से टर्मिनल 1 तक आपको ले जा नहीं सकते, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। मतलब उन्होंने हाथ खड़े कर दिया सीधा सीधा। उन्होंने कहा कि जी गल्फ एयर से बात करो, गल्फ एयर की, वैसे टेक्निकली बनती भी गल्फ एयर की जिम्मेदारी है, तो गल्फ एयर वाले ही मुझे यहाँ से टर्मिनल 1 ले जाएंगे और फिर मैं फ़्लाइट बोर्ड करूँगा। अभी तो खैर फ़्लाइट में 4 घंटे पड़े हैं, बट स्टिल यार आ ही नहीं रहा कोई। 2-3 बार मैं जाया आया, वेट करते आधा 1 घंटा और देखते कोई आता है या नहीं आता अपने को लेने। नहीं आता तो फिर जाके बात करेंगे कि क्या चक्कर है भाई, बताओ, लेकर चलो फटाफट से मुझे हैं। खैर यहाँ पे ये सही है कि खाने पीने की है आसपास ना, टिम हॉर्टन्स है, स्टारबक्स है, और खाने की भी 1-2 जगह है,
तो भूख लगेगी तो खा लूँगा। बट मैं सोच रहा था यार वहाँ पे मैं टर्मिनल 1 जाता तो प्रीमियम लाउंज ले लेता, आराम से 3-4 घंटे नींद पूरी कर लेता। बट पता नहीं कब ले जाएंगे, थका और हुआ हूँ मैं इतना बुरी तरह से। जॉर्डन पहुँचते पहुँचते तो हालत खस्ता हो जाएगी भाई, क्योंकि बीच में एक स्टॉप भी है। तो चलो देखते, बताता हूँ आपको क्या होता है। फर्स्ट टाइम डिपोर्ट हो रहा हूँ किसी कंट्री से, ये एक्सपीरियंस भी चलो लाइफ में एक बार हो ही गया। लोगों को सुना था होते हुए कि डिपोर्ट कर दिया उसको यहाँ से वहाँ से, आज पहली बार मैं भी डिपोर्ट हो रहा हूँ। चलो भाई बुलावा आ गया है, गेट नंबर 306 पे बुला रहे हैं। गल्फ एयर वालों का फ़ोन आया मेरे पास। अच्छा हुआ इंटरनेशनल रोमिंग लेकर आया था भाई, वरना फ़ोन नहीं आता तो पता भी नहीं था यार, मैं पता लगा ही लेता कैसे ना कैसे। अभी एक और समस्या है कि मेरा जो बैग है भाई उसका क्या होगा। वो तो गल्फ एयर के पास है और वो यहाँ सऊदी में आ गया है। अब वो जॉर्डन कैसे पहुँचाएंगे ये भी बात करनी पड़ेगी जाके। एक तो यहाँ पे भाई वीडियो को भी लेके थोड़ी दिक्कत है सऊदी में ना, इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर रहा। एंड व्हाट अबाउट द चेक्ड इन बैगेज? सो आई विल गेट एंड देन आई विल डू चेक इन? नो, डायरेक्टली टू द नेस एयर। हाउ फार इज द टर्मिनल 1? 7 minutes. बाय बस 7 मिनट। चलो भाई बस में बिठा दिया, ये बस मुझे 7 मिनट में टर्मिनल 1 पहुंचा देगी। और पूरी बस में भाई मैं अकेला ही हूँ। जो उनका स्टाफ था ना वो मुझे बस तक छोड़ के आया। स्टाफ बहुत बढ़िया था भाई गल्फ एयर का। जो पहले भाई साहब मिले थे वो तो इतनी बात नहीं कर रहे थे जो मुझे ऊपर तक छोड़ने आए थे, लेकिन ऊपर से जो नीचे बस तक लेकर आई ना एक लड़की थी, तो काफ़ी अच्छी भाई। तो मेरे से कह रही कि करते क्या हो आप? मैंने कहा यूट्यूबर हूँ, ऐसे ऐसे चैनल वैनल देखा तो ऐसे बड़ी खुशी हो गई कि 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर है। तो कहती है आपने इमिग्रेशन वालों को बताया क्यों नहीं कि आप ऐसे ऐसे यूट्यूबर हो, क्या पता वो आपके लिए कुछ एक्सेप्शन कर देते। मैंने कहा छोड़ो यार कोई बात नहीं। अब मेरा इतना मतलब थोड़ा बहन उनको इमिग्रेशन वालों से तो मेरी ज़्यादा बात हुई नहीं, फ्लाइट उनसे हुई थी गल्फ एयर वालों से, उनको तो क्या ही फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से ना। अब ठीक है जो लिखा होता है भाई अच्छे के लिए लिखा होता है, मैं तो दुखी होता ही नहीं इन चीज़ों में। फिर कभी आ जाएंगे सऊदी अरेबिया, वीज़ा लेके आएंगे अगली बार 1 साल वाला। बाकी ये बिल्कुल भाई रनवे के पास से ले जा रही है बस, सारे प्लेन व्लेन यहीं खड़े हुए वो देखो। बाकी चेकड इन बैगेज वो कह रहे हैं आपको अपनी डेस्टिनेशन पे डायरेक्ट मिल जाएगा। और अब ये बस जहाँ पे मुझे उतारेगी वहीं पे कोई सैमी नाम के बंदे खड़े होंगे ग्रीन टाई पहने हुए, ऐसा उन्होंने मेरे को बताया। और मेरे को उनसे मिलना है, वो मेरा बोर्डिंग पास लेके खड़े होंगे नेस एयर का और फ्लाई नेस का सॉरी। और उसी के पीछे मेरे लगेज का टैग भी होगा, तो मेरे को वो टैग चेक करना है कि हाँ लगेज के पीछे होना चाहिए। और अगर वो टैग होगा तो मुझे डायरेक्ट अपना जॉर्डन में जाके मिल जाएगा लगेज। चलो भाई कोई बात नहीं, लाइफ में एक बार ये भी एक्सपीरियंस कर लिया। और हाँ एक चीज़ और भाई, इन्होंने ऑफिशियली मुझे डिपोर्ट नहीं करा है, इन्होंने मुझे ट्रांसफ़र करा है सीधा। मतलब मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट दिखा के इन्होंने सीधा सीधा कर दिया। ये नहीं करा कि मेरे पासपोर्ट पे या फिर कोई पेज पे स्टैम्प वैम्प मार दिया हो कि जी हमने इसको डिपोर्ट करा है। मतलब मुझे तो नहीं पता, मेरे को तो दिखा नहीं है ऐसा कुछ। मैंने एयरलाइन वालों से भी पूछा गल्फ एयर से, उन्होंने कहा ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है, आपको नॉर्मली ट्रांसफ़र किया जा रहा है कि आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो आप चले जाओ। तो ये अच्छा है भाई डिपोर्ट नहीं किया, वरना डिपोर्ट का पासपोर्ट पे थोड़ा सा इम्पैक्ट हो जाता है। ये खैर इतनी तो बड़ी बात नहीं है कुछ, बट फिर भी नहीं दिया तो अच्छी बात है, डिपोर्ट है ना, डायरेक्ट इन्होंने ट्रांसफ़र करवा दिया। देखना भाई कैसी सी बस है, चौड़ी सी, अकेला पूरी बस में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। मुझे तो लगा था बस में भी मेरे साथ कोई ऑफिसर भेजेंगे ये कि जब तक वहाँ तक छोड़ के नहीं आएंगे तब तक मानेंगे नहीं, बट ऐसा नहीं है भाई। अब बस में से तो मैं कहीं कूद जाऊँगा बीच में है ना, जहाँ उतरूँगा वहाँ पे ऑलरेडी वो भाई साहब खड़े होंगे, सैमी जो भी नाम है उनका। तो ये तो 3-4 मिनट में पहुँचा दिया, पर अभी गेट नहीं खुला, शायद किसी को बुला के लाएंगे तब गेट खोलेंगे। भाई यहाँ पे भी इन्होंने 30-40 मिनट वेट करवाया, बट फाइनली न्यू बोर्डिंग पास इशू कर दिया है। हाँ चलो अब मैं फ्री हूँ, अब इनके चक्कर में नहीं वेट करना मुझे। अब मैं सीधा अपने बोर्डिंग गेट पे जाऊँगा और वहाँ पे बोर्डिंग करके निकल जाऊँगा यहाँ से। भाई जितना मुझे समझ आया 152 गेट नंबर है बोर्डिंग पास में जो लिखा है, मतलब ऐसे नहीं लिखा कि गेट नंबर 152, बस 152 लिखा है उसमें प्लेन सा। तो जाता हूँ 152 पे, वहीं पे बात करता हूँ क्या सीन है। और एक चीज़ और भाई, इस वाले बोर्डिंग पास में कोई भी लगेज का टैग नहीं है, तो उस चीज़ की भी कंफर्मेशन लेनी है मेरे को उनसे कि ऐसा ना हो लगेज यहीं रह जाए। तो भाई इन्फॉर्मेशन सेंटर से पता किया है 104A गेट नंबर पे जाना है अपने को। तो चलते अभी, वैसे 2 घंटे है फ़्लाइट उड़ने में, तो पता नहीं वहाँ स्टाफ आया तो नहीं होगा काउंटर पे, क्योंकि मुझे तो लगेज का ही पूछना है मेनली। बाकी इधर भाई फूड कोर्ट वगैरह रेस्टोरेंट्स वगैरह काफ़ी सारे हैं, शायद से मेरी मील इंक्लूडेड है या नहीं है पता नहीं फ़्लाइट में, तो कुछ ना कुछ अगर मिल जाएगा यहाँ से खा भी लूँगा, पैक भी करवा लूँगा रात के लिए, क्योंकि सफ़र थोड़ा लंबा होने वाला है जॉर्डन तक। अपना पेट में कुछ ना कुछ तो जाना चाहिए। आज वैसे भी बहुत भागम दौड़ी हो गई, दिमाग ख़राब हो रखा है अब तो सही में। वैसे मेरे को पता था हो सकता है ऐसा कुछ,
बट इतना बिठा के रखेंगे, टाइम पास करवाएंगे फालतू का, वो नहीं सोचा था मैंने। पहले मैं सोच रहा था 4-5 घंटे तो होते तो अपना लाउंज ले लेता क्रेडिट कार्ड से और वहाँ टाइम पास कर लेता, बट इन्होंने इतना टाइम पास करवा दिया वहीं बैठे बैठे। अब तो बचे ही 2 घंटे, क्या करूँगा लाउंज लेके। ये देखना भाई साहब रोबोट सा बना रखा है यहाँ पे। तो भाई ये है 104 नंबर। अभी तो कोई स्टाफ नहीं आया जैसे कि मैंने कहा था, तो 1-1.5 घंटा और वेट करना पड़ेगा अभी, फिर ही पता चल पाएगा। ऐसे भाई देखा जाए कदम तो रखा ही है मैंने सऊदी अरेबिया में, तो यहाँ का फ्रिज मैग्नेट भी ले ही लेता हूँ रियाद का। सऊदी तो नहीं लिखा इसमें, रियाद ही लिखा ओनली। कोई नहीं, 33 सऊदी रियाल का है जो भी कन्वर्जन होगा। भाई चॉकलेट पेस्ट्री ले ली है, टेस्ट से निकाली जाने की खुशी में चॉकलेट पेस्ट्री खा रहा हूँ यहाँ पे बाकी सऊदी रियाल की बात करें तो भाई 1 रियाल में इंडिया के 24 रुपये गूगल पे, तो कन्वर्जन वगैरह लगा के 25 रुपये का ही पड़ता है, आप लगा लो। तो 25 × 30 के हिसाब से 750 रुपये का पड़ गया भाई सब फ्रिज मैग्नेट, बहुत महंगा पड़ा। ये भी लगभग भाई 600-700 रुपये की पड़ी है इंडिया के, काफ़ी एक्सपेंसिव है यार। फिर टेस्ट अच्छा होना चाहिए बस। मज़ेदार भाई, ओए होए होए, मज़ा ही आ गया। पता है एक चीज़ अच्छी हुई कि क्योंकि मुझे पता चल गया था यहाँ का कि हो सकता है एंट्री ना दे, तो मैंने क्या है ना होटल बुकिंग करवाई तो थी लेकिन फुली रिफंडेबल वाली करवाई थी, और अब मैंने उसको कैंसिल कर दिया तो मेरे पैसे पूरे, मतलब मैंने पेमेंट करी नहीं थी, प्री पेमेंट नहीं थी, तो होटल के मेरे बच गए, वरना इतने 6-7 दिन के होटल के ख़त्म, पैसा ज़ीरो। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कार रेंटल नहीं बुक करी थी, मैंने कहा एयरपोर्ट पे लैंड होने के बाद एंट्री लेने के बाद तब कार रेंटल बुक करूँगा, भले ही 500-600 रुपये 1000 रुपये महंगी पड़ जाएगी गाड़ी, बट कम से कम ये रहेगा ना कि अगर एंट्री नहीं मिली तो 7 दिन जो मैं यहाँ ड्राइव करने वाला था उसके पैसे नहीं ख़राब होंगे मेरे, तो वो भी अच्छा, वो मैंने नहीं करा ना, तो अब मेरे को गाड़ी रेंट की भी टेंशन, मतलब रिफ़ंड की टेंशन नहीं। तो बस अब एक फ़्लाइट के मेरे पैसे ख़राब हो गए हैं और दूसरे अभी मेरे को फ़्लाइट के पे करने पड़े, यानी कि रियाद से जो जॉर्डन की, नहीं रियाद से नहीं, जेद्दा से जो मेरी जॉर्डन की फ़्लाइट थी ना, क्योंकि मैं रियाद से जेद्दा तक पूरा ड्राइव करके जाने वाला था 6-7 दिन में, तो जेद्दा से जो जॉर्डन की फ़्लाइट है वो मेरे को अब कैंसिल करानी पड़ेगी। उसका 0 रुपये मिल रहा है मुझे, कुछ भी वापस नहीं मिल रहा है शायद से, अभी मैंने चेक करा नहीं। और यहाँ से अब मुझे जो जॉर्डन की फ़्लाइट वापस करनी पड़ी है, ये पैसे एक्स्ट्रा लग गए मेरे, तो हुआ तो है नुकसान, और 6-7 दिन का कंटेंट भी वो हो गया। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जॉर्डन में तो मेरे थे भाई जितने दिन थे, पर अब मेरे को ये सऊदी वाले भी जॉर्डन में एक्स्ट्रा रुकने पड़ेंगे ना, क्योंकि मेरी जो जॉर्डन से साइप्रस की फ़्लाइट है वो तो बुकड है, अगर मैं वो भी छोड़ दूंगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, तो मुझे जॉर्डन उतने दिन रहना पड़ेगा जब तक मेरी वहाँ से साइप्रस की फ़्लाइट नहीं है। तो ऑलमोस्ट आप लगा लो अब जॉर्डन मेरे को डबल अमाउंट ऑफ टाइम रहना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू मैं जो पहले रहता था। तो सऊदी की वीडियोस अब जॉर्डन जाके बनाई जाएगी, चलेगी नहीं चलेगी तो क्या कर सकते हैं भाई। अब चलो भाई, फ्लाईनेस वालों का स्टाफ आ गया था 1.5 घंटे पहले आ गया, कोई और फ्लाइट उड़ रही होगी किसी और देश की, तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा आप ये प्लीज़ चेक करके बताओ क्या आपके पास ये लगेज आ चुका है, मतलब जो गल्फ एयर से ट्रांसफ़र होके। तो उन्होंने अपने कंप्यूटर में टक 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 किया और वो कह रहे हाँ जी एक बैग हमारे पास आ चुका है, तो चलो बढ़िया है, अब ये बैग की टेंशन ख़त्म। अभी पता नहीं भाई इस वाली फ़्लाइट में विंडो सीट मिली भी है या नहीं मिली है, बोर्डिंग पास में चेक करता हूँ मैं। ना भाई नहीं मिली, 6C है, तो या तो A होता है विंडो सीट या F होता है विंडो सीट, C तो पक्का आयल सीट होगी। ठीक है चलो जो भी है, होपफुली इससे अगली वाली फ़्लाइट में विंडो मिल जाए अपने को, क्योंकि बीच में स्टॉप होना है एक।